हेलो बच्चों, let's read this question. The question says statement 1 है potential energy of the two opposite charge system increases with decrease in distance. Statement 2 है when an electron makes transition from higher orbit to lower orbit its kinetic energy increases. Statement 3 है हमारे पास when an electron makes transition from lower energy to higher energy state its potential energy increases. Statement 4 है हमारे पास 11 electron volt photon can free an electron from first excited state of helium plus ion, right? Option A है all true, option B है false, true true false, option C है true false false true, option D है all false, right? The key concept for this question is see, जो हमारे पास total energy होती है किसके बराबर होती है? Total energy is basically equals to minus 13.6 z square बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. z क्या होता है? एटॉमिक नंबर. n क्या होता है? द शेल. अगर बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और लास्टली अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2 into 13.6 z square n by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, नाउ ये हो गया हमारे पास. अच्छा, अगर हम अब लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, तो हमें बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया है कहाँ से? एक हायर ऑर्बिट से एक लोअर ऑर्बिट में, यानी n2 की वैल्यू ज़्यादा है हमारे n1 से, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ठीक, अगर n2 की वैल्यू ज़्यादा, अगर n2 की वैल्यू ज़्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम. क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के, राइट? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के. तो अगर n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. ठीक, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी 1 से. ठीक, तो हमें बोला कि जब इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. देखो, जब इलेक्ट्रॉन गया n2 से n1, n2 से n1 गया, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई. पहले इसकी सपोज कुछ वैल्यू थी, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई ना फर्स्ट लोअर स्टेट में, राइट? लोअर ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारे पास करेक्ट हो गया. फिर स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. देखो, ये हमारे पास स्टेटमेंट 3 की बात है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गया है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, potential energy is माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक, ये हमें पता है. तो अगर हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है n1, ठीक, n1 जो है वो छोटा है n2 से, n1 जो है वो छोटा है n2 से, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज यहाँ पे 2 होता, ठीक, तो ये क्या हो जाता? ये माइनस 1/4 आता. और अगर n हमारे पास सपोज n1 हमारे पास क्या है 2 और n2 हमारे पास है 3, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 के लिए क्या आती? वो हमारे पास आती -1/4. और पोटेंशियल एनर्जी 2 के लिए क्या आती? -1/9. इन दोनों से कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी हमारे पास? हमारे पास बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी 2 वाली, क्योंकि -1/9 ज़्यादा बड़ा होगा -1/4 से. यानी हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. ठीक, हमारे पास अगर n1 इज लेस देन n2, पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेट कम होती है देन
पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेट, राइट, हायर स्टेट के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट की। तो हमें दिया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक, हमें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू -13.6 जेड हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 2 फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास क्या होती है जब n इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 होता है, हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13.6 वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। या इसको लिख सकते हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन ही फ्री कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास गलत हो गया, स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 हमारे पास क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। देखो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R। ठीक, अब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस Q1 लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं -Q2 बाय R। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा -KQ1 Q2 बाय R। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी -1/R के। यानी अगर हमारे पास R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास R है, ठीक है, सपोज R है हमारा 2, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -K/2। सपोज R की वैल्यू 3 आई, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा -K/3। कितना आ जाएगा -K/3। तो ये कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी हमारे पास बड़ी होगी, राइट। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू बड़ी होगी, यानी जैसे आर इंक्रीज किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास गलत हो जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 3 ट्रू, ऑप्शन 4 जो हमारे पास स्टेटमेंट 4 है वो हमारे पास फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।